सोचिए, एक ऐसा शासक जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसा योद्धा जिसका सपना था पूरी दुनिया पर राज करना, और एक ऐसा कमांडर जिसकी सेना ने कभी हार का मुंह ही नहीं देखा। जी हां, ये कहानी है मैसेडोनिया के राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिन्हें हम सब सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। सिर्फ 12 साल, इतने से वक्त में उन्होंने प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक खड़ा कर दिया था। जरा अंदाजा लगाइए, पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान तक, हर तरफ बस उसी का साम्राज्य था। और इस दौरान उनकी सेना ने कितना सफर तय किया होगा? 12,000 मील। जी, 12,000 मील से भी ज्यादा का एक ऐसा अविश्वसनीय सफर, उन इलाकों को जीते हुए जिनके बारे में उनके देशवासी तो बस कहानियों में ही सुना करते थे। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी, उस जमाने की सबसे बड़ी सुपर पावर, मतलब विशाल फारसी साम्राज्य, उससे उन्होंने घुटनों पर ला दिया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक इंसान सिर्फ 32 साल हैं। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी की शुरुआत उसकी नींव से होती है, और सिकंदर की कहानी की शुरुआत तो उसकी पैदाइश के साथ ही हो गई थी। उसकी महानता की नींव बहुत बहुत सावधानी से रखी गई थी। सिकंदर का जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया की राजधानी पेला में। उसके पिता थे राजा फिलिप, जो एक बहुत ही दूरदर्शी शासक थे। उन्हें पता था कि अगर उनके बेटे को दुनिया पर राज करना है तो उसे कोई साधारण शिक्षक नहीं पढ़ा सकता। उसे तो उस युग के सबसे बड़े, सबसे ज्ञानी विद्वान की जरूरत होगी। और इसीलिए ये जिम्मेदारी दी गई उस समय के सबसे महान दार्शनिक अरस्तु को। अब सोचिए, अरस्तु ने सिकंदर को सिर्फ किताबें नहीं रटवाईं, नहीं, उन्होंने उसे एक सच्चा लीडर बनाया, उसे राजनीति सिखाई, युद्ध की रणनीति बताई, और सबसे जरूरी, सही और गलत की समझ दी। असल में यही वो शिक्षा थी जिसने एक राजकुमार को महान सिकंदर बना दिया। और सिकंदर की सोच कितनी असाधारण थी, इसका अंदाजा आप उसके एक खत से लगा सकते हैं जो उसने अरस्तु को लिखा था। उसने लिखा, अगर वो ज्ञान जो आपने सिर्फ मुझे दिया सब तक पहुंच गया तो फिर मेरी और दूसरों की शिक्षा में फर्क ही क्या रह जाएगा। मतलब साफ है, वो बचपन से ही खुद को बाकियों से अलग, बाकियों से ज्यादा महान समझता था। फिर आया उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़। जब वो सिर्फ 20 साल का था, उसके पिता की हत्या हो गई। अब क्या होता? सिकंदर ने एक पल भी नहीं गवाया। सिंहासन के रास्ते में जो भी आया, चाहे वो उसका सौतेला भाई हो या कोई और रिश्तेदार, उसने सबको बेरहमी से खत्म कर दिया। इस एक कदम ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये अब कोई राजकुमार नहीं है, बल्कि एक ऐसा राजा है जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। तो सिंहासन अब सुरक्षित था। अब बारी थी सिकंदर की शिक्षा और उसकी महत्वाकांक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा की, और वो परीक्षा थी फारस पर विजय। अब देखिए, सिकंदर सिर्फ एक ताकतवर योद्धा ही नहीं था, बल्कि वो एक बहुत शातिर रणनीतिकार भी था। उसने क्या किया? उसने फारस पर हमले को यूनान के पुराने अपमान का बदला बता दिया। राष्ट्रवाद की एक ऐसी आग भड़काई कि सारे के सारे यूनानी राज्य उसके झंडे के नीचे आकर खड़े हो गए। कमाल की चाल थी। और बस इसके बाद तो जीत का एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 334 ईसा पूर्व में ग्रैनिकस की लड़ाई, फिर 331 ईसा पूर्व में गौगेमिला की वो निर्णायक जंग। एक के बाद एक सिकंदर ने फारस की विशाल सेना को धूल चटा दी। आप सोच भी सकते हैं, सिर्फ 4 साल और उस जमाने की सबसे बड़ी ताकत फारस घुटनों पर थी। फारस तो जीत लिया, पर सिकंदर की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उसका अभियान अब उसे एक नई रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे पर ले आया था। जी हां, अब उसकी नजर थी भारत पर, जहां उसे एक ऐसी चुनौती का सामना करना था जो पहले की किसी भी जंग से बिल्कुल अलग थी। वो हिंदू कुश के बर्फीले पहाड़ों को पार करके काबुल घाटी में दाखिल हुआ, और यहां आते ही उसे एक चीज समझ आ गई कि यहां के स्थानीय राजा तो आपस में ही लड़ रहे हैं। बस सिकंदर ने इसी फूट का पूरा फायदा उठाया। तक्षशिला के राजा आम्भी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन राजा पोरस को हराने के लिए सीधा सिकंदर से हाथ मिला लिया, और यहीं से झेलम नदी के किनारे सिकंदर की जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई की जमीन तैयार हुई। सोचिए, एक तरफ थे सिकंदर के लगभग 50,000 सैनिक, हाँ थके हुए थे पर जंग का तजुर्बा भरपूर था, और दूसरी तरफ राजा पोरस के करीब 20,000 सैनिक जो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे, और उनके पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन था जिसका सामना सिकंदर की सेना ने कभी नहीं किया था। वो थे विशाल युद्ध हाथी।
बारिश हो रही थी, चारों तरफ कीचड़ था, और इसी बीच पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेना में खलबली मचा दी। एक बार तो लगा कि सिकंदर हार जाएगा, लेकिन सिकंदर ने फौरन अपनी रणनीति बदली। उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि हाथियों की आंखों और सूंड पर हमला करो। बस फिर क्या था, घबराए हुए हाथी अपनी ही सेना को रौंदने लगे, और एक भयानक लड़ाई के बाद पोरस की हार हुई। जब बंदी बनाए गए पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए। पोरस ने बड़े गर्व से जवाब दिया, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर इस जवाब से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने पोरस का पूरा राज्य उसे वापस लौटा दिया। अब हम सिकंदर की कहानी के अंतिम अध्याय पर आते हैं। ये उसके अंत की कहानी तो है ही, लेकिन साथ ही ये दुनिया के लिए एक नई शुरुआत की भी कहानी है। पोरस को हराने के बाद भी सिकंदर का मन नहीं भरा। वो और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन व्यास नदी के किनारे पहुंचकर उसकी अपनी ही सेना ने हाथ खड़े कर दिए। 10 साल से लगातार लड़ रहे थे वो लोग, बुरी तरह थक चुके थे। देखिए विडंबना, देखिए, किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके अपने ही लोगों की इच्छा ने सिकंदर की विजय यात्रा पर ब्रेक लगा दिया। और फिर वापसी के रास्ते पर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन शहर में सिर्फ 32 साल की उम्र में सिकंदर की अचानक मौत हो गई। कैसे? ये आज भी एक रहस्य है। इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं मलेरिया हुआ, तो कुछ कहते हैं कि उसके पुराने घाव में इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन सिकंदर की कहानी उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसकी विरासत, वो उसकी जीतों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। देखिए, पहली बात तो ये कि उसके आक्रमण से ही यूरोप और भारत के बीच पहली बार सीधा कनेक्शन बना। दूसरी बात, इससे व्यापार के लिए जमीन और समुंदर के नए नए रास्ते खुले। और तीसरी और सबसे अहम बात, उसके आने से उत्तर पश्चिम भारत की जो छोटी छोटी रियासतें थीं, उन्हें एकजुट होने की प्रेरणा मिली। तो आखिर में हम सिकंदर को क्या कहें? एक शानदार रणनीतिकार, एक क्रूर विजेता, या फिर एक नए युग की शुरुआत करने वाला? सच तो यह है कि शायद वो ये सब कुछ था। और यही बात हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर इतिहास में किसी की महानता को मापने का सही पैमाना क्या होता है।